हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बेगला 138 जून 2024 का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपको पता है 100 नंबर का आता है, 3 घंटे इसमें मिलते हैं अपने को। तो गाइस देखते हैं, पहला जो सवाल है वो पैसेज का रहता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का रहता है। तो इसमें आया था पहला सवाल, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस द डायगन एली। ठीक है, तो देखो ये जो पूरा पैसेज दे रखा है गाइज, इसको आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इसके अंदर है ना, आप उलझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी समरी बता देता हूँ, समझ जाओगे आप। देखो, आपने हैरी पॉटर नोवेल का नाम सुना होगा, हैरी पॉटर, जो कि जेके रोलिंग नाम की एक राइटर के द्वारा लिखा गया ये नोवेल है। ठीक है, और इसके अंदर जादुई दुनिया का वर्णन है। ठीक है, जादुई दुनिया है, और इसमें अच्छे और बुरे जादूगरों के बारे में बताए गए, उनके नाम, कैरेक्टर बताए गए हैं। और ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। इंग्लैंड के अंदर एक स्कूल है हॉगवार्ट्स, हॉगवार्ट्स नाम के स्कूल में, उसमें ये सभी जादूगर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिस लोकेशन की अपन बात करेंगे, इंग्लैंड की लंदन में ये गली स्थित है। ठीक है, द डायगन अली एक गली का नाम है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों से मिलकर बनी हुई एक जादूगरों की गली है। यहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर हैं, माइथोलॉजिकल जानवर, और ब्रूमिस्टिक यानी कि ऐसी झाड़ू है यहाँ पे जो उड़ सकती है। ठीक है, तो अच्छे और बुरे जादूगरों के बारे में बताया गया है। तो ये डायगन अली एक गली है। ठीक है, जादूगर इसमें रहते हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट, शॉप्स वगैरह और अन्य भी जो काफ़ी जगह यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और इसके अंदर दुकानें हैं, तो वहाँ से काफ़ी तरह के जो आइटम्स है वो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये जो डायगन अली एक गली है जो कि एक पब के पीछे स्थित है इंग्लैंड के अंदर। देखो, यहाँ पे आपको हर सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाए, ये अपना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वोकेब का मीनिंग बता देता हूँ, अदरवाइज आप कहोगे कि तो है ना, पढ़ लेते हैं। ठीक है, वेम्पायर सेक्स हैरीज हेड वाज स्विमिंग। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि वेम्पायर का मतलब होता है पिशाच। ठीक है, जो इंसानों का खून पीते हैं। हैग्स क्या मतलब, चुड़ैल अथवा डायन, और हैरी मतलब जो हैरी पॉटर है। ठीक है, हैग्रिड कौन है दोस्तों इसके अंदर? हैग्रिड मीनवाइल वाज काउंटिंग ब्रिक्स इन द वॉल अबाउट द डस्टबिन। तो जो गली है डायगन अली, वहाँ पर दोस्तों जो ईंटें लगी हुई है उनको काउंट कर रहा है हैग्रिड नाम का एक कैरेक्टर है। हैग्रिड एक कैरेक्टर है, एक पात्र है इस हैरी पॉटर उपन्यास का। 3 अप टू अक्रॉस ही मटर्ड, मटर्ड का मतलब क्या है दोस्तों? धीरे से कहना। ठीक है, यहाँ पे अपने को सेंटेंस का हिंदी मीनिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वोकेब है वो पढ़ लो, उससे आपके आंसर हो जाएंगे। राइट, एक ये नॉवल है, उपन्यास है। ठीक है, तो मटर्ड का मतलब धीरे से कहना। आगे है दोस्तों, टैप्ड द वॉल 3 टाइम्स विद द पॉइंट ऑफ हिज अम्ब्रेला, द ब्रिक ही हैड टच्ड क्यूवर, क्यूवर। ठीक है, तो क्यूवर का मतलब होता है कांप उठना, QUIVERED, कांप उठना। राइट, आगे लिखा हुआ दोस्तों इसमें रिगल्ड, रिगल्ड का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकार पाना। रिगल्ड इन द मिडल ए स्मॉल होल अपीयर्ड, इट ग्रू वाइडर एंड वाइडर ए सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी तरह जादूगर रहते हैं, वो अपना जादू दिखाते हैं। ठीक है, लेटर दे वर फेसिंग एन आर्कवे, आर्कवे क्या होता है? जब किसी घर के अंदर आप इंटर होते हैं, जो आपको तोरण द्वार दिखता है। ठीक है, जो आर्क दिखता है, जो गेट के ऊपर जो गोल मतलब हाफ सर्कल में जो बना होता है, उसको आर्कवे कहते हैं। राइट, आगे लिखा हुआ है, आर्कवे लार्ज इनफ इवन फॉर हैग्रिड, हैग्रिड कैरेक्टर एन आर्कवे टू ऑन टू ए कोबल्ड स्ट्रीट। कोबल्ड का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा पत्थर, स्ट्रीट इस गली के अंदर बहुत एक बड़ा पत्थर है, विच ट्विस्टेड एंड टर्म्ड आउट ऑफ साइट। टर्म्ड आउट ऑफ साइट का मतलब है दृष्टि से ओझल हो जाना, यानी कि सामने से गायब हो जाना, जो चीज़ दिखती नहीं है थोड़े टाइम बाद में। टर्म्ड आउट ऑफ साइट का ये मतलब है यहाँ पे। आगे लिखा हुआ दोस्त, वेलकम एंड हैग्रिड टू डायगन एली। तो दोस्तों जो हैग्रिड है वो हैरी का, यहाँ हैरी पॉटर का यहाँ पे स्वागत करता है डायगन अली में। ही ग्रिंड एट हैरीज। ठीक है, ग्रिंड का मतलब क्या होता है? खिलखिलाना, जोर जोर से हंसना। अमेजमेंट मतलब आश्चर्यचकित रूप से। दे स्टेप्ड थ्रू द आर्कवे, उस आर्कवे के उस पार चले जाते हैं। हैरीज लुक्ड क्विकली और हिज शोल्डर एंड सो द आर्कवे श्रिंक इंस्टेंटली बैक इनटू द सॉलिड वॉल। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ मैजिक हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। द सन शोन ब्राइटली ऑन ए स्टैक ऑफ
कॉल्ड्रॉन्स आउटसाइड, दोस्तों यहाँ पे एक मीनिंग आया है, ठीक है। कॉल्ड्रॉन, कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है बड़ा बर्तन, और एक आया है स्टीर, STIR, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी मतलब अगर अपन मान लो पानी है उसको अपन चला रहे हैं, ठीक है, एक लकड़ी की मदद से उसको चला रहे हैं, मतलब आप सब्जी बनाना देखो, आप जिसमें लिक्विड को चलाते हैं तो तरल पदार्थ को चलाना, उसका मतलब होता है STIR, स्टीर। कोलेप्सिबल का मतलब क्या होता है, आसानी से मोड़े जाने वाला। तो ब्रास, देखो ये सब आपको कुछ यहाँ पे मेटल्स के नाम दिए हुए हैं। कॉल्ड्रॉन्स आउटसाइड द नियरेस्ट शॉप, तो दुकान के पास में कुछ एक बड़े बर्तन है, कॉल्ड्रॉन्स ऑल द साइजेज, तो जो बड़े बर्तन है बहुत अलग अलग साइज के, जैसे कि कॉपर, ब्रास, पीटर, सिल्वर, सेल्फ स्टीरिंग। तो कॉपर का मतलब तांबा, ब्रास का मतलब पीतल, ठीक है, पीटर भी एक मेटल ही है, सिल्वर चांदी, सेल्फ स्टीरिंग्स, स्टीरिंग का अभी बताया है, तरल पदार्थ का चलाना। कोलेप्सिबल मतलब आसानी से मोड़े जाने वाला। सेड एस साइन हैंगिंग ओवर देम, तो मतलब इस गली के अंदर इस तरह के जो बड़े बर्तन है वो लटके हुए थे। ये यू विल बी नीडेड वन सेड, ये यू विल बी नीडेड वन सेड हैग्रिड, हैग्रिड कहता है, ठीक है, यहाँ पे हैरी पॉटर से, बट वी गोटा गोइंग टू गेट योर मनी फर्स्ट। दोस्तों YER का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में योर को एक लिखने का एक तरीका होता है, YER। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं उन बर्तनों के बारे में। हैरी विश्ड ही हैड अबाउट 8 मोर आइज, तो हैरी यहाँ पे इच्छा करता है कि उसके पास में 8 आंखें और होती, ठीक है। ही टर्न्ड हिज हेड इन एवरी डायरेक्शन, ताकि वो सभी दिशाओं में अपने जो सर है वो मोड़ सकता है। एज दे वॉकड अप द स्ट्रीट ट्राइंग टू लुक एट एवरीथिंग एट वंस, ताकि गली के अंदर जितने भी चीज़ें मिल रही है वो एक साथ सभी चीज़ों को देख ले। द शॉप्स, द थिंग्स आउटसाइड देम, दुकानों के बाहर और दुकानों के अंदर क्या रखा हुआ वो देख ले। द पीपल डूइंग दियर शॉपिंग, लोगों को खरीदारी करते हुए देख ले कि इस जादू वाली गली में लोग क्या खरीदते हैं। ए प्लम्प वोमेन आउटसाइड एन अपोथिकरी वाज शेकिंग हर हेड एज ए पास्ड। प्लम्प वुमेन का क्या मतलब, प्लम्प का मतलब गोल मटोल व्यक्ति, और अपोथिकरी मतलब जो मेडिसिन बेचता हो, दवाइयाँ बेचता हो, उसको अपोथिकरी कहते हैं। सिकल का मतलब हंसिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें वो एक गोल मटोल शरीर वाली जो महिला है वो बेच रही है। ड्रैगन लिवर 16 सिकल, सिकल का मतलब आप जानते ही हैं, सिकल का मतलब हंसिया होता है जिससे कि अपन फसल वगैरह काटते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आया HOWT, हूट, ठहाके मारना, ठीक है। ए लो सॉफ्ट हुटिंग कैम फ्रॉम ए डार्क शॉप विद ए साइन, तो एक अंधेरी दुकान के सामने से एक दोस्तों आवाज़ आती है कि एक इंसान बार बार हंस रहा है ठहाके मार के। आगे क्या लिखा हुआ है, सेइंग आई लोव्स क्या होता है, पल के, है ना। ऑल एम्पोरियम, एम्पोरियम का मतलब लार्ज स्टोर, बहुत बड़ी दुकान, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ मिलता हो। टाउनी स्क्रीच बार्न ब्राउन एंड स्नोवी, टाउनी का मतलब क्या होता है बताना। देखो हम इसको एक साथ पढ़ते हैं। टाउनी का मतलब होता है दोस्तों, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि नारंगी या फिर पीले रंग की हो, टाउनी, ठीक है। ब्राउनिश का मतलब आप जानते हैं भूरे रंग की। स्क्रीच का मतलब कर्कश ध्वनि, ऐसी कोई मतलब कोई बोले जो हमें पसंद नहीं आता हो, स्क्रीच का मतलब ये होता है। बार्न का मतलब होता है खलिहान, खेत, ठीक है। निम्बस का मतलब दूर तक फैला हुआ घना बादल। देखो यहाँ पे स्पेलिंग भी बता ली। Several boys of about Harry's age had their noses against a window with broomsticks in it। दोस्तों वहाँ पे एक ऐसी भी झाड़ू उपस्थित थी, ठीक है, जिस पर बैठकर लोग उड़ सकते थे, जादूगर अपना जादू दिखा सकते थे। लुक हैरीज हियर्ड वन ऑफ द, जैसे द न्यू निम्बस, निम्बस का मतलब दूर तक फैला हुआ घना बादल, है ना। निम्बस 2000 फास्टेस्ट एवर, तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब नहीं समझना है, सीधा आपको मैं तो वोकेब सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बिना वोकेब सीखे भी आप दोस्तों लिख सकते हैं चीज़ें, आंसर कर सकते हैं फिर भी। देयर वर शॉप सेलिंग रोब्स, ROBES का मतलब क्या होता है, ढीली लंबी पोशाक जो होती है उसको ROBS रोब्स कहते हैं। शॉप सेलिंग्स टेलीस्कोप, टेलीस्कोप बेच रहे उस जादूगर वाली गली में, ठीक है, जो डायगोनल अली थी उस गली के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिक रही है, जैसे कि टेलीस्कोप है, ढीली लंबी पोशाकें हैं, पोशाक मतलब ड्रेस, स्ट्रेंज सिल्वर इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर कुछ उपकरण भी बिक रहे हैं जो कि सिल्वर कलर के हैं। हैरी हैड नेवर सीन बिफोर, हैरी ने कभी ऐसे वस्तुएं नहीं देखी। विंडोज स्टैक्ड विद बैरल्स,
बैरल्स क्या होता है दोस्त? बैरल का मतलब होता है लार्ज कंटेनर, एक बहुत बड़ा बर्तन, है ना। ऑफ बैट स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन अपने ही शरीर के अंदर एक ऑर्गन होता है जो कि ब्लड की क्वालिटी को मेंटेन करता है, स्प्लीन उसको कहते हैं। टोटरिंग पाइल्स ऑफ स्पेल बुक्स, टोटरिंग का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल, जो चीज़ बार बार हिल रही है उसको टोटरिंग कहते हैं। पाइल का मतलब टू मूव इनटू ए प्लेस, किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख देना, PILE कहते हैं उसको, पाइल कहते हैं। और क्विल का QUIL, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? पेन, जो पक्षी के पंखों से बना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेल ऑफ बुक्स, क्विल्स एंड रोल्स ऑफ पार्कमेंट, पार्कमेंट मतलब पार्कमेंट रोल क्या है? जानवरों की खाल से जो बनने वाला चीज है उसको पार्कमेंट कहते हैं। पोषण बोटल्स, पोषण बोतल मतलब जिसमें कुछ जड़ी बूटियां वगैरह मिल रही हो। ग्लोब्स ऑफ मून्स, तो ग्लोब भी मिल रहे हैं वहां पे, ठीक है। ग्रिंगोट्स सेड हैग्रिड दे हैड रीच्ड ए स्नोवी वाइल बिल्डिंग विच टावर्ड ओवर द अदर लिटिल शॉप्स। तो दोस्तों डायगन अली में जो हैग्रिड है वो हैरी पॉटर के साथ में चल रहा है, और वहाँ पे तरह तरह की जो जादूगरों की दुकानें हैं, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें वो देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये आपका पैसेज है दोस्तों। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप हर वोकेब समझें और हर लाइन का मतलब समझ जाएं, लेकिन फिर भी मैंने एक बता दिया। डायगन अली एक इंग्लैंड के अंदर स्थित एक गली है, जहाँ पर पत्थरों से बनी हुई एक गली है। वहाँ पे बहुत जादूगर रहते हैं, और वहाँ पे दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं, और अलग अलग जानवर है जो कि उड़ रहा है कोई, ठीक है। एक ऐसी झाड़ू जिस पर बैठ करके लोग उड़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग वस्तुएं बिक रही है वहाँ पे डायगन अली नाम की एक गली के अंदर, जहाँ पे हैरी पॉटर अपने एक मतलब साथी कह लें आप, हैग्रिड के साथ में वहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो उस गली के अंदर दोस्तों चुड़ैलें भी हैं, है ना, ऐसे पिशाच भी है जो कि खून पीते हैं इंसानों का, तो ये वो सब भी है वहाँ पे। ये सब बताया गया है दोस्त। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ दोस्त, है ना। पहला सवाल देख लेते हैं। हाउ वुड यू कैटेगराइज द अबव मेंशन्ड पैसेज बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव learned about the different types of text, provide sound reasons to justify your response। देखो 4 नंबर का सवाल है, यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ वुड यू कैटेगराइज द अबव मेंशन्ड पैसेज बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव, ठीक है। किस तरह से इस पैसेज को आप कैटेगराइज कर सकते हो, और यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट है वो यूज किए गए हैं। तो दोस्तों द काइंड ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर, अपने को यहाँ पे शब्दों की जो संरचना वो बतानी है। टेक्स्ट स्ट्रक्चर यूज्ड इन हैरी पॉटर नॉवल इज ए नैरेटिव स्ट्रक्चर। नैरेटिव स्ट्रक्चर है दोस्तों, यानी कि मतलब कहानी बताने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज द ऑथर का नाम है J.K. रोलिंग, टेल्स ए स्टोरी। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर दोस्तों एक टाइप है, ठीक है, एक टाइप होता है जिसको अपन नैरेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसके अंदर कहानियां बताई जाती है, वही आपका ये आंसर होगा। इट इंक्लूड्स ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो इसमें कई प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन हमें मिलता है। दैट फॉलो ए पार्टिकुलर प्लॉट लाइन। अब प्लॉट लाइन क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जब एक लेखक कहानी को शुरुआत कैसे करता है, कहानी को एंड कब करता है, कब किस कैरेक्टर से कोई बात बुलवाता है, वो सब प्लॉट लाइन कहलाती है। विद ए क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड द एंड, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है वाई हैज़ द राइटर नेम्ड दिस स्ट्रेंज प्लेस डायगन अली डिस्कस। तो देखो इस जगह का नाम डायगन अली क्यों है? तो देखो J.K. रोलिंग जो इसकी लेखक रहते हैं, राइटर, इंक्लूड लॉट ऑफ पन्स इनटू द हैरी पॉटर बुक्स। तो पन का मतलब क्या होता है? शब्दों के साथ में खेलना। दोस्तों पन का मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच की एक कैटेगरी, एक टाइप है, अलंकारों का एक प्रकार होता है पन, जिसके अंदर शब्दों के साथ में खेलते हैं। तो डायगन अली भी दोस्तों इसी तरह से J.K. रोलिंग ने नाम रख दिया है। एक्चुअली हैरी मिसस्पेल्ड द वर्ड डायगनली, है ना। तो जो हैरी पॉटर है वो डायगनली बोलने की बजाय डायगन अली बोल देता है, तो इस गली का भी नाम है वो डायगन अली पड़ जाता है। तीसरा सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द पैसेज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हेन लिसनिंग डाउन शॉप्स ऑफ डायगन अली, है ना। तो आंसर पड़ता है द लिस्टिंग ऑफ शॉप्स इन डायगन अली रिफ्लेक्ट ऑन द डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग एंड द वेराइटी ऑफ मैजिकल सर्विसेज एंड गुड्स अवेलेबल इन द विजार्डिंग वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो दुकानें थी डायगन अली में, ठीक है, उनमें क्या क्या बिक रहा था। लिस्टिंग डाउन शॉप्स मतलब जो नीचे की तरफ दुकानें बनी हुई थी उसके अंदर क्या क्या बिक रहा था। तो द वेराइटी ऑफ मैजिकल सर्विसेज, तो यहाँ पे कई प्रकार की जो जादू से बनी हुई चीज़ें वो मिल रही थी।
है ना, इस जादुई दुनिया में, विजार्डिंग मतलब जादुई दुनिया। बाय लिस्टिंग वेरियस शॉप्स द पैसेज एम्फेसाइजेज द रिचनेस एंड डेप्थ ऑफ द विजार्डिंग वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो जेके रोलिंग है राइटर, वो इस मार्केट की मतलब रिचनेस के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे बहुत तरह तरह की वस्तुएं मिलती थी जो कि जादू से संबंधित थी। प्रोवाइडिंग रीडर्स विद विविड विविड सेंसेस ऑफ इट्स कल्चर एंड इकोनॉमी। तो दोस्तों ये जो डायगोनल अली है, इस गली का कल्चर दिखाया गया है, यहाँ की इकोनॉमी दिखाई गई कि ये जो दुकानदार है वो सभी ये सब बेच रहा है। ठीक है, चौथा सवाल है व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग जनरली वुड यू कैटेगराइज दिस पैसेज इन एंड वाई। तो इसके अंदर कौन सा प्रकार का जनरी यूज किया गया है ना, वो हमें लिखना है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो फैंटेसी फिक्शन है ये, है ना, मतलब कल्पना में जेके रोलिंग दोस्तों बचपन से ही ऐसी कहानियाँ लिखा करती थी जो जादू से संबंधित हो, जिसमें बहुत सारी इमेजिनेशन, बहुत सारी कल्पनाएं हो, तो एक फैंटेसी है, ये फैंटेसी फिक्शन है। इज यूज्ड हियर द नोवेल बेस्ड ऑन हैरी पॉटर इज सेंटर अराउंड द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ विजार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों एक जादुई दुनिया दिखाई गई है जिसके केंद्र में, जिसके सेंटर में हैरी पॉटर नाम का एक कैरेक्टर बताया गया है। एंड विशेज डायने फीचरिंग एलिमेंट्स सच एज मैजिक माइथिकल क्रिएचर एंड मैजिकल स्पेल्स। ठीक है, विचेज का मतलब चुड़ैल अथवा डायन, और मैजिक मतलब जादू, माइथिकल क्रिएचर मतलब जो हम सुनते हैं ना, मतलब जो हमें दादी नानी बुआ ये सब बताती रहती है ना, कुछ ऐसे करेक्टर जिनके पास में ताकतें होती हैं, जादू शक्तियाँ होती हैं, उनको माइथोलॉजिकल क्रिएचर बोलते हैं। एंड मैजिकल स्पेल्स, मैजिकल स्पेल्स का मतलब जिसके अंदर जादू दिखाने की कला हो। पांचवा सवाल है फ्रॉम द अबव पैसेज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टोटरिंग। अभी बताया था टोटरिंग मतलब ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जो कि बार बार हिल रही हो, जो कि अनस्टेबल हो। तो टोटरिंग मीन्स द स्पेल बुक्स आर बीइंग मूव्ड अनस्टेडी वे। तो दोस्तों जो किताबें रखी हुई थी ना वो हिल रही थी, उसी के कॉन्टेक्स्ट, उसी के संदर्भ में टोटरिंग वर्ड का यूज यहाँ पे किया गया है। छठवा है क्वेश्चन वाई आर देयर पीपल एक्साइटेड अबाउट ए ब्रूमिस्टिक इन डायगोनल अली। तो दोस्तों जो एक झाड़ू थी, जो जादू झाड़ू थी, उसको लेकर एक्साइट क्यों थे डायगोनल अली के जो लोग थे। बिकॉज विजार्डिंग ब्रूमिस्टिक, जो जादुई झाड़ू थी, अनलाइक नॉन मैजिकल ब्रूम्स, तो जो नॉर्मल झाड़ू है उससे बहुत अलग थी जादुई झाड़ू। वेयर इंचेंटेड टू फ्लाई, जो उड़ सकती थी, अलाइंग फॉर ए विच और विजार्ड, जिस पर चुड़ैल अथवा जो जादूगर है वो बैठ के ट्रैवल कर सकते थे, टू दियर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर, थ्रू द एयर, हवा के माध्यम से, एज वेल एज फॉर प्लेइंग ब्रूम गेम्स, तो झाड़ू से संबंधित गेम भी खेले जा सकते थे। जैसे कि एक गेम यहाँ पे दिया गया है क्विड नाम से, QUIDDITCH, ये एक प्रकार का गेम है जिसमें झाड़ू से संबंधित कुछ खेलना होता है। ठीक है, झाड़ू से खेलते हैं इस गेम को। आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द स्ट्रेस सिलेबल्स। दोस्तों ग्रामर का एक अपन कह सकते हैं सिलेबल क्या चीज़ होता है। देखो कोई भी एक वर्ड होता है ना, उसमें आप अलग अलग पार्ट में बांट लेते हो किसी भी एक वर्ड को, और हर पार्ट में दोस्तों वोवल आप कोशिश करें कि वोवल हो। ठीक है, अदरवाइज कॉन्सोनेंट के साथ में लिख सकते हैं एक वर्ड। जैसे कि यहाँ पे मैंने शी सेड इट लाउडली, तो इसमें स्ट्रेट सिलेबल बताने अपने को, तो मैंने एस एच को अलग रख दिया है और ई को अलग रख दिया है। ई क्या है, वोवल साउंड है। ठीक है, तो हमें किसी भी शब्द को इस तरह से डिवाइड कर लेना जिसमें वोवल साउंड आ रहे हो, और उसमें देखना है किस अल्फ़ाबेट पे या किस वर्ड पे स्ट्रेस पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। जैसे कि सी में लास्ट वाले ई पे पड़ रहा है, सी सैड, अब ऐसे को अलग रख दिया, आई डी को अलग रख दिया, सैड इट लाउडली। अब ये लो जो लाउडली है, एल वाई पे कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लाउड पे पड़ रहा है सिर्फ, तो लाउड के नीचे अंडरलाइन कर दो। तो एक तो सी में लास्ट ई पर कर दो, और सैड में एस ए पे कर दो नीचे अंडरलाइन, तो इस तरह से आपका स्ट्रेस सिलेबल्स हो जाएगा। दूसरा आई वुड लाइक टू विजिट दैम, तो आई पे पूरा स्ट्रेस आ रहा है, यहाँ पे वुड पे स्ट्रेस आ रहा है, लाइक को दो भागों में डिवाइड कर दो, टू विजिट विजिट। ठीक है, तो किसी भी शब्द में अगर स्वर वाली ध्वनि को अपन अलग रख देते हैं और जो व्यंजन वाली ध्वनि कॉन्सोनेंट वाली जो साउंड उसको अलग रख देते हैं, और फिर देखते हैं स्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा ही गेव मी ए प्रेजेंट, प्रेजेंट, तो ही गेव मी ए प्रेजेंट, ये आप डिवाइड कर लो ऐसे। इसी तरह से आप डी वाला कर सकते हो, देयर इज ए बेकरी ऑन ग्रीन स्ट्रीट, तो देयर को बांट लो आप, इज ए बेकरी ऑन ग्रीन स्ट्रीट,
ये आप स्ट्रेस लेवल इस तरह से लिख सकते हो, ही इज़ ऑलवेज बिजी, ही इज़ ऑलवेज बिजी। ठीक है, तो वर्ड को अलग कर लो वोवल्स के साउंड में, फिर स्ट्रेस अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जिस अल्फ़ाबेट पे अपना जोर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लो बस। सेक्शन बी में सवाल देखते हो दोस्तों, ब्रीफली डिस्कस द जनरल एम्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। तो मतलब जो हमारी पढ़ने की जो कौशल है ना, पढ़ने की जो क्षमता अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, रीडिंग स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसका उद्देश्य क्या होता है, हमें क्यों पढ़ाने का जो कौशल या रीडिंग स्किल्स क्यों विकसित करनी चाहिए, उसके कुछ उद्देश्य, कुछ जनरल एम्स दे रखे हैं, वो पूछे हैं। रीडिंग फॉर प्लेजर, तो कोई व्यक्ति अपने आनंद के लिए पढ़ सकता है। इफ़ वी डेवलप द रीडिंग स्किल्स, हम अब अगर अपनी पढ़ने की जो योग्यताएं हैं, कौशल, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वी कैन मोर एंड इंक्रीज आवर प्लेजर, तो हम अपने आनंद को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इट हेल्प्स अस डिस्कवर न्यू थिंग्स, तो हमें नई नई चीज़ें खोजने के लिए मिलती हैं। एंड एजुकेट योर सेल्फ आवर सेल्फ इन एनी एरिया ऑफ लाइफ वी आर इंटरेस्टेड इन, तो किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हमें खुद को खोजना है, खुद को शिक्षित करना है, तो हमें जो रीडिंग स्किल्स है उसको विकसित करना चाहिए। फिर रीडिंग इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, तो पढ़ाई करने से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ध्यान है, ठीक है, और हमारा तनाव है वो कम होता है। रीडिंग इम्प्रूव्स द वोकेबलरी एंड इनहेंस स्पीकिंग स्किल्स, इनहेंस मतलब बढ़ाना, इम्प्रूव का मतलब भी बढ़ाना होता है, तो इससे वोकेबलरी स्पेलिंग्स अपने को आने लगती है और हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो भी मजबूत होती है। बाय डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स वी कैन लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे अपन नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं अगर हमारे पास में रीडिंग स्किल्स है तो, और दूसरों के क्या विचार हैं, क्या मतलब उनकी सोच क्या है, वो भी समझ सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव स्पेलिंग्स, ग्रामर प्रॉब्लम, सॉल्विंग कैपेसिटी, बेटर सोशल बॉन्डिंग, एकेडमिक स्कोर, कम्युनिकेशन नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो रीडिंग स्किल्स क्यों विकसित, क्यों डेवलप करनी चाहिए, ताकि हमें स्पेलिंग आए, हमें ग्रामर के बारे में और नॉलेज मिले, समस्याओं को सुलझा सकें। बेटर सोशल बॉन्डिंग, समाज में जो रिश्ते होते हैं उनको और अच्छे से बनाना सीख जाएं। एकेडमिक्स स्कोर, स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर आएँ। कम्युनिकेशन, सामने वाले से अच्छे से बात कर सकें, ज्ञान बढ़ा सके और खुद का आत्मविश्वास बढ़ा सके, इसलिए रीडिंग स्किल्स है उस पर काम करना चाहिए। टू बी एबल टू रीड विदाउट हेल्प, तो बिना किसी की मदद किए हम खुद पढ़ सकें, इसलिए हमें विकसित करना चाहिए, नहीं तो बार बार पूछना पड़ेगा दूसरे को। टू बी एबल टू रीड अनफेमिलियर टेक्स्ट दैट वन हैज़ नेवर टैकल्ड बिफोर, तो ऐसे शब्द से दोस्तों हम परिचित हो जाते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े होते हैं। टू बी एबल रीड ऑथेंटिक टेक्स्ट लाइक आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, नॉवेल्स, तो दोस्तों अगर हमें पढ़ना लिखना अच्छे से आता तो किसी भी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स को पढ़ सकते हैं। टू बी एबल टू रीड डिफरेंट टेक्स्ट विद अप्रोप्रिएट स्पीड, तो दोस्तों हम उस योग्य हो जाते हैं, उस काबिल हो जाते हैं अगर हमारे पास में रीडिंग स्किल्स है, तो हमारी अच्छी खासी स्पीड हो जाती है, पढ़ने में भी जल्दी पढ़ सकते हैं। टू बी एबल टू रीड साइलेंटली, तो चुपचाप से भी पढ़ सकते हैं, है ना, नहीं तो हमारे मान लो पढ़ना नहीं आता है, रीडिंग स्किल्स नहीं है, तो फिर है मतलब अपन बड़बड़ा के बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, ताकि सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है उससे। चौथा सवाल है दोस्तों, सम पॉइंट्स वन नीड्स टू कीप इन माइंड वाइल चूजिंग ए बुक फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग, दोस्तों एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। तो अगर आपको मान लो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने, मान लो केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, ठीक है, और आपको सामने 10 किताबें हैं, तो उनमें से कौन सी किताब है वो आप सेलेक्ट करेंगे ताकि आप केमिस्ट्री को मतलब डेप्थ से पढ़ सके, उसकी एक्सटेंसिव रीड कर सके उसको। तो कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, वी शुड चूज ए बुक दैट इंटरेस्ट अस, तो हमें रुचि वाली किताब है जिसमें अपना इंटरेस्ट है उसी को सेलेक्ट करना चाहिए। आवर टीचर एंड क्लासमेट may have good suggestions but we should choose the book that is best for us, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो फ्रेंड है, वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी किताबों के लिए, लेकिन हमें तो ऐसी किताबें सेलेक्ट करनी चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो, नॉट फॉर देम, ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाले के लिए बेस्ट हो, लेकिन आपके लिए बेस्ट होनी चाहिए। वी शुड चूज ए फुल लेंथ बुक नॉट ए कलेक्शन ऑफ आर्टिकल और स्टोरीज, तो किताब को ऐसा सेलेक्ट करो जिसमें सारे टॉपिक दिए हुए, है ना, ऐसा मत करो कि मतलब आधे टॉपिक वाली किताब ये ले ली, आधे टॉपिक वाली ये ले ली, ठीक है, तो फिर क्या उससे उलझने पैदा होती है। वी शुड अवॉइड ए बुक हुज स्टोरी वी आर ऑलरेडी फेमिलियर, तो हमें ऐसी किताब को चुनना चाहिए एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए जिससे हम पहले से परिचित है, जो हमें पहले से ही पता है कि ये किताब भाई अच्छी है। वी शुड इवेल्युएट द बुक लाइक द फ्रंट एंड बैक पेज ऑफ बुक एंड ऑथर्स नेम,
कोई भी किताब सेलेक्ट करने से पहले किताब का सामने वाला पेज, पीछे वाला पेज और लेखक का नाम है वो हमें देख लेना चाहिए। वी शुड चेक द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इफ द बुक इज़ टू टफ देन इट मे डिस्करेज्ड अस टू रीडिंग। तो हमें किताब है ना मतलब ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए जो आसान हो पढ़ने में, ठीक है। अदरवाइज है हमारा पढ़ने से ही ध्यान है वो हट सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड एंड थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल समराइजिंग ए पैराग्राफ और ए चैप्टर। देखो मान लो एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है तो उसको समरी हमें याद करनी है, समरी लिखनी है। तो समरी को याद करते या लिखते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? समरी आप जानते हैं निचोड़ होता है, कंक्लूजन होता है, ठीक है। वी शुड आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। हमें की पॉइंट मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए। मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ और चैप्टर। तो किसी भी पैराग्राफ चैप्टर के जो मेन आइडिया होते हैं और जो सपोर्टिंग डिटेल्स होते हैं उनको देख लेना चाहिए। एलिमिनेट रिडंडेंसी। इस शब्द का मतलब क्या है? रिडंडेंसी का मतलब जो फालतू और बेकार शब्द होते हैं उनको एलिमिनेट हटा देना चाहिए समरी के अंदर, तभी तो समरी होगी, है ना। वी शुड यूज ऑन वर्ड्स। हमें खुद के शब्द है वो लिखने चाहिए समरी के अंदर, निष्कर्ष के अंदर। वी शुड मेंटेन ओरिजिनल मीनिंग। तो कोई एक चैप्टर पढ़ा आपने 10 पन्ने का, आधे पेज में मान लो आप समरी लिख रहे हो, तो हमें है ना जो 10 पन्नों का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो उसके अंदर इंक्लूड करना है। कैरेक्टर्स, पात्र को नाम लिखने हैं, घटनाओं के नाम लिखने हैं, समय का लिखना है, लोकेशंस एंड प्लेसेस यानी कि जगहों के बारे में लिखना है उस समरी के अंदर। वी शुड कीप इट कंसाइज, हमें संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखना है। वी शुड रिव्यू एंड एडिट इट। तो हमें समरी को लिखने के बाद उसका रिव्यू करना चाहिए और उसको अगर सुधार की गुंजाइश है तो सुधार भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इंटरप्रेटिव और इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव। देखो कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि लिटरल कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो इसमें वही पूछा है आपसे क्या होता है ये। तो इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इट मीन्स आस्किंग क्वेश्चन सच एज व्हाट इफ, व्हाई, हाउ। इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू कंबाइन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इन्फेरेंसेज। इन्फेरेंसेज का मतलब होता है कंक्लूजन अबाउट द ऑथर्स इंटेंट एंड मैसेज। इंटेंट का मतलब उद्देश्य। तो कहने का मतलब है कि ऐसे पैराग्राफ, ऐसे पैसेज जब कोई रीडर पढ़ता है तो उसके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, क्या, यदि, क्यों, कैसे, ठीक है। और उन सवालों का वो खुद से ही आंसर देता है वहाँ पे, ठीक है, राइट। अब देखो किसी भी पैसेज के अंदर जो लेखक होता है पूरी बात कभी नहीं बताता है। तो ऐसे पैसेज जिसके अंदर पाठक रीडर को खुद ही सवाल करके खुद ही उनका आंसर है वो सोचना पड़ता है, तो इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में जानकारियाँ दी हुई होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो यहाँ पे 5, देर आर 5 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। देखो कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंड वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन जब भी पढ़ते हैं तो इसके 5 लेवल होते हैं। पहला लिटरल लेवल है, तो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ए टेक्स्ट इंक्लूडिंग फैक्ट, आइडियाज, वोकेबुलरी, इवेंट्स एंड स्टेटेड इंफॉर्मेशंस। तो देखो लिटरल लेवल, पहला जो लिटरल लेवल है इसके अंदर हम क्या समझते हैं, जितने वहाँ पे फैक्ट दे रखे, जितने भी आइडिया दे रखे, जितने स्पेलिंग दे रखी, घटनाएं दे रखी है, स्टेटेड इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सूचनाएं हमारे सामने लिखी हुई हैं उनको समझ जाना पहले लेवल के अंदर। इट इन्वॉल्व्स गेटिंग स्पेसिफिक आंसर्स टू क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फॉर क्वेश्चंस दैट स्टार्ट विद व्हाट, वेयर, व्हेन, हु। तो जब हम लिटरल लेवल पहले लेवल पे होते हैं कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते टाइम, तो हमें कुछ बातें समझ में आ जाती है, क्या, क्यों, कैसे, कब, है ना, ये सब। दूसरा लेवल होता है इन्फेरेंशियल लेवल, अभी बढ़ा है, वी मस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है, हमें लेखक ने जो बात नहीं भी कही है वो भी बात समझनी है, यानी कि कोई इनडायरेक्ट बात कही उसको डायरेक्ट वे में समझनी है। बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब यही होता है, ठीक है, कि मतलब कोई इनडायरेक्टली बात है वो हमें समझनी है डायरेक्ट। टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन द रीडिंग मटेरियल। तो दूसरे लेवल में हम क्या करते हैं, लेखक अगर कोई बात अधूरी छोड़ देता है वो भी समझ जाना अपने को। इट एक्सप्लोर्स आंसर टू क्वेश्चंस दैट बिगिन विद व्हाई एंड हाउ बिकॉज सच क्वेश्चंस रिक्वायर्ड प्रायर नॉलेज। तो जो रीडर है वो इन्फेरेंशियल लेवल में क्या करता है, अपने पास में जो पहले से उसके पास में ज्ञान है, ठीक है, उस ज्ञान का प्रयोग करके ही वो क्यों और कैसे टाइप के सवालों का जवाब देता है। तीसरा है इवोल्यूटिव लेवल, तो इट रिक्वायर्स ए डीपर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ और इवेंट। तो इस लेवल के अंदर हमें पैसेज को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है गहराई के साथ में। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एन ऑथर्स इंटेंट, ओपिनियन, लैंग्वेज। तो लेखक की
जो भाषा है, लेखक के जो विचार हैं, लेखक जो चीज़ कहना चाहता है, लेखक का जो उद्देश्य है, उसको एनालिसिस करते हैं इस लेवल के अंदर, उसका विश्लेषण करते हैं। द इवैल्यूएटिंग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो जो इवैल्यूएट है मतलब हम मूल्यांकन करते हैं इस लेवल में, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और न्यूट्रल भी हो सकता है। रीऑर्गेनाइजेशन द कॉम्प्रीहेंशन, तो इट इज़ बेस्ड ऑन ए लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड देन यूजिंग इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम various parts of the material and rearranging them into new patterns that integrate them into our idea for further understanding। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल के अंदर क्या करते हैं, तो जो शब्दों के अंदर हमें अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको हम जोड़ते हैं और उन्हीं सूचनाओं का उपयोग, उन्हीं इन्फॉर्मेशन का प्रयोग आने वाले जो लाइनें हैं उनके अंदर अपन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सारी सूचनाओं को। अप्रिशिएटिव कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या लेवल है, एट दिस लेवल द रीडर और लिसनर रिस्पॉन्ड इमोशनली टू द टेक्स्ट और स्पीच। तो देखो लेखक जो भी लिखता है ना, तो हो सकता है कि जो रीडर है उसके मन में लेखक के प्रति सिंपैथी आ जाए, ठीक है, काइंडनेस आ जाए। तो इसमें एक रीडर है वो अपने इमोशनल रूप से जुड़ने की कोशिश करता है पैसेज में, ठीक है। तो दे माइट फील सिंपैथी फॉर ए कैरेक्टर, किसी भी पात्र के लिए जो रीडर होता है वो अपनी करुणा महसूस कर सकता है, सिंपैथी महसूस करता है। एंजॉय द ऑथर्स यूज ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर क्या होता है, ऐसी बात जो हंसाने वाली हो, तो वो भी समझता है अप्रिशिएटिव कॉम्प्रिहेंशन लेवल में। देखो या तो ये सवाल अटेम्प्ट कर लो कि कॉम्प्रिहेंशन के कितने लेवल है, या फिर ये कर लो एक्सप्लेन व्हाट इज द मेंट बाय स्कैफोल्डिंग ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों इसका मतलब क्या, इट इज़ method where teachers offer a particular kind of support to student as they learn and develop a new concept or skills। देखो अगर कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ठीक है, और उनको पढ़ाते टाइम कोई अलग से अगर कोई डिटेल बताता है कोई टीचर, ठीक है, कि बच्चों ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था या हमें पता रहना चाहिए। तो दोस्तों जब टीचर इस तरह से पढ़ाता ना तो वो इसका फोल्ड करता है, ठीक है, और ये एक सिखाने की एक तरीका होता है टीचर का, ठीक है। ए टीचर में शेयर न्यू इन्फॉर्मेशन और डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो एक टीचर है वो नई जानकारी ये बता सकता है अपने बच्चों को, डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शित कर सकता है, हाउ टू सोल्व ए प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल कैसे करना है। स्कैफोल्डिंग इज ए पार्टिकुलर स्ट्रेटजी, तो एक प्रकार की ये नीति रणनीति होती है फॉर ग्रेजुअली बिल्डिंग नॉलेज। तो ज्ञान हासिल करने में एक नीति रणनीति होती है। इट इज़ डिजाइन टू गिव स्टूडेंट्स द सपोर्ट दे नीड इनिशियली सो दे कैन कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली। तो टीचर है ना बच्चों को कह देता है कि मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूँ, ठीक है, कुछ सपोर्ट में डिटेल्स देता हूँ और इन्हीं जानकारियों का प्रयोग करके आप इन क्वेश्चन को या प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो पढ़ाने का तरीका होता है इसी को अपन क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, लिख देना। तो टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स व्हाट दे ऑलरेडी नो एंड व्हाट दे डोंट नो। तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, टीचर बताता भी कि आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं। तीसरा और लास्ट सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पे डायलॉग राइटिंग के सवाल आए हैं, बड़े आसान है, कर सकते हो। राइट द डायलॉग्स ऑफ ए कन्वर्सेशन बिटवीन रुचि चतुर्वेदी एंड ए कॉलेज स्टूडेंट एंड हर मदर संध्या चतुर्वेदी हु इज ए होम मेकर। द कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस एज रुचि रिटर्न्स होम एंड फाइंड्स हर मदर प्रिपेयरिंग पनीर पराठा। तो देखो एक यहाँ पे माँ बेटी के बीच में हमें डायलॉग राइटिंग करनी है। रुचि चतुर्वेदी नाम है लड़की का जो कि कॉलेज के अंदर पढ़ती है, वो अभी घर के अंदर आई है और अपनी माँ से पूछिए क्या बनाया है, तो माँ ने कहा कि भाई पनीर पराठा बनाया। तो इसी तरह से डायलॉग राइटिंग हमें करनी है, 10 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो मैंने अपने मन से लिखा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। रुचि कहती है, रुचि से स्टार्ट करना है, हेलो मम्मी गुड आफ्टरनून आई कैम फ्रॉम कॉलेज। तो हेलो मम्मी गुड आफ्टरनून, मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ। संध्या, उसकी मम्मी का नाम संध्या रहता है, हेलो रुचि गुड आफ्टरनून इट इज़ नाइस टू सी यू इन द होम, तुम्हें देख के अच्छा लग रहा है घर में। रुचि मम आई विल कीप माई कॉलेज बैग एंड वॉश माई हैंड्स एंड देन आई विल ईट। तो मम्मी मैं अपने कॉलेज का बैग धर रही हूँ, ठीक है, रख रही हूँ और अपने हाथ में धो रही हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं खाना खाऊंगी। संध्या उसकी मम्मी कहती है ओके श्योर आई हैव कुक्ड सम डिलीशियस फूड फॉर यू टुडे। तो आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना। रुचि थैंक यू मम सो टेल मी व्हाट डिलीशियस फूड यू प्रिपेयर्ड टुडे फॉर मी। तो आपने क्या मेरे लिए अच्छा बनाया है, संध्या कहती है।
टुडे आई कुकड पनीर पराठा फॉर यू। तो दोस्तों यहाँ पे संध्या की स्पेलिंग सही से लिखना है YA। रुचि कहती है ओ मॉम दिस इज़ माय फेवरेट फूड, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा भोजन है। संध्या इसकी मम्मी कहती है यस आई नो माय डियर डॉटर, तो मेरी प्रिय बेटी मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। रुचि मम्मी हैव यू ईटन योर फूड, क्या आप खाना खा चुकी हैं? संध्या उसकी मम्मी कहती है नो आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम कॉलेज, नहीं मैं तुम्हारे कॉलेज से आने का इंतजार कर रही थी। रुचि कहती है मॉम व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो किसका इंतजार कर रहे हो? लेट्स ईट इट टुगेदर, साथ में मिलके खाना खाते हैं। संध्या एज यूज जैसी तुम्हारी इच्छा है। रुचि मॉम पनीर पराठा टेस्ट सो गुड, ये पनीर पराठा तो बहुत अच्छा बना है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ रहा है। संध्या यस एंजॉय द फूड, तो आप खाना खाएं आराम से एंजॉय करें। तो दोस्तों इस तरह से डायलॉग राइटिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये अटेम्प्ट नहीं करना तो ये कर सकते हो आप। पूजा एंड रेशमा दो दोस्त हैं, वो कहीं घूमने के लिए प्लान कर रही हैं इस वीकेंड में, है ना, इस सप्ताह के अंत में वो ट्रिप का प्लान कर रही है, राइट। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन देम एंड दियर फ्रेंड्स, तो दोस्तों उनके बीच में जो बातचीत हुई है फ़ोन पर वही अपने को लिखना है। तो लिख दो भाई, बहुत आसान है। जैसे पूजा ने फ़ोन किया, है रेशमा इज़ इट यू, तो क्या तुम ही हो? रेशमा कहती है ओ पूजा यस आई एम, मैं ही हूँ। हाउ आर यू, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम, तो मिले हुए या फिर देखे हुए, बात की हुए बहुत टाइम हो गया है। रेशमा कह रही है पूजा से। पूजा कहती है आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छी हूँ। वाइट अबाउट यू, तुम कैसे हो? रेशमा कहती है आई एम ऑल्सो फाइन, इट्स बीन ए वाइल सिंस वी वेंट आउट, तो हमें बाहर घूमे हुए बहुत अरसा हो गया है, लंबा वक्त हो गया। लेट्स गो टू सम ब्यूटीफुल प्लेस, तो कहीं सुंदर से जगह पे चलते हैं। रेशमा कहती है पूजा से। पूजा एग्जैक्टली बिल्कुल, यू टुक द वर्ड्स आउट ऑफ माई माउथ, तो तुमने तो मेरे मुंह के शब्द ही छीन लिए। रेशमा कहती है दिस टाइम वी विल ट्रेवल टू ऋषिकेश उत्तराखंड एंड यस मोर फ्रेंड्स विल कम अलोंग विद अस, तो रेशमा क्या कह रही है पूजा से कि इस बार हम उत्तराखंड में जो ऋषिकेश जगह है वहाँ पे घूमने जाएंगे और हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जाने वाले हैं। पूजा कहती है लेट्स गो फॉर ए ट्रिप ऑन द लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ, तो हम ये काम करते हैं कि ये जो वीकेंड आ रहा है इस महीने का, है ना, अंतिम जो रविवार, उसमें घूमने चलते हैं। रेशमा यस डेफिनेटली, जी निश्चित रूप से। बाय देन आई विल फिनिश, तब तक मैं कंप्लीट कर चुकी होंगी मेरा जो बचा हुआ काम है और मैं तैयार हो जाऊंगी जाने के लिए। पूजा ऋषिकेश इज़ ए गुड प्लेस टू विजिट वेयर इज़ रिवर गंगा एंड मैनी माउंटेन्स, तो पूजा क्या करे रेशमा से कि ऋषिकेश घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे गंगा नदी बहती है और बहुत सारे पहाड़ है। रेशमा ये मैं टू, तो मुझे भी ये सब पसंद है। पूजा ओके आई एम डिसकनेक्टिंग द फ़ोन बाय टेक केयर, तो मैं फ़ोन को काट रही हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। रेशमा भी कहती है ओके विश यू द सेम, बाय। लास्ट सवाल है दोस्तों 10 नंबर का इस पेपर के अंदर। राइट द डायलॉग्स ऑफ ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए चेक इन एजेंट एंड ए पैसेंजर हु वुड लाइक टू बुक ए फ्लाइट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो आप एयरपोर्ट के अंदर गए, वहाँ पे आपको एक चेक इन एजेंट मिला, ठीक है, तो आपसे आपके डॉक्यूमेंट देखता है, ठीक है, आपको फ़्लाइट के बारे में बताता है और आपको और भी जो गाइडलाइन है वो आपको बताएगा कि आपको 45 मिनट पहले पहुंच जाना है, ये आपकी फ़्लाइट है, तो चेक इन एजेंट उसको कहते हैं। तो दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ डायलॉग राइटिंग का वो आपको लिख देना है। एजेंट गुड इवनिंग वेयर आर यू फ्लाइंग टू, तो एजेंट कहता है गुड इवनिंग, आप कहाँ के लिए फ्लाइट में जा रहे हैं? पैसेंजर कहता है गुड इवनिंग आई एम फ्लाइंग टू जयपुर, तो मैं जयपुर जा रहा हूँ फ्लाइट से। एजेंट डू यू हैव योर टिकट्स, क्या आपके पास में टिकट है? पैसेंजर हियर इज़ माई टिकट, तो ये मेरी टिकट है। एजेंट हाउ मैनी पीपल आर ट्रेवलिंग, तो कितने लोग हैं वो आपके साथ में यात्रा कर रहे हैं? पैसेंजर इट इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है, एंड आई, मैं और मेरा बेटा, ही इज़ अंडर 3 years old, तो ये 3 साल से भी छोटा है। एजेंट कैन आई हैव योर पासपोर्ट्स एंड आई विल नीड टू सी हिज बर्थ सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट इज़ अंडर 3 years of old। एजेंट क्या कह रहा है, क्या मैं आपका पासपोर्ट चेक कर सकता हूँ और इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इसका जन्म प्रमाण पत्र है, वो भी मुझे चेक करना होगा। ये चेक करने के लिए क्या ये 3 साल से कम है या नहीं है? पैसेंजर श्योर, निश्चित रूप से, हियर दे आर, तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स। एजेंट कहता है फिर से वुड यू लाइक ए विंडो सीट, क्या आप खिड़की के बगल वाली सीट है वो लेना पसंद करेंगे, खिड़की के पास वाली? पैसेंजर यस आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ वी कैन गेट विंडो सीट, तो मैं बहुत खुशी मिलेगी जब मुझे खिड़की के पास वाली सीट मिलेगी। एजेंट प्लीज़ पुट योर सूटकेस एंड बैग्स टुगेदर, तो आप एक काम करें कि अपना जो सूटकेस है और बैग है ये अपने साथ में रखें। पैसेंजर ओके श्योर थैंक्स। एजेंट फिर से कहता है यू आर
ऑल सेट, मतलब अब बिल्कुल पूरी तरह से सेट है सब कुछ, आप जा सकते हैं। बी एट द गेट एटलीस्ट 45 मिनट्स प्रायर टू द डिपार्चर टाइम। तो आप एयरपोर्ट का जो गेट होता है, ठीक है, उस पर 45 मिनट पहुंच जाना जब आपकी जो फ़्लाइट है वो डिपार्चर का टाइम उसका हो जाएगा। जैसे कि कोई 10 बजे फ़्लाइट है तो आपको वहाँ पे 9:15 बजे एयरपोर्ट के गेट पे पहुँच जाना है। पैसेंजर, थैंक यू फॉर द हेल्प। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो पेपर सॉल्यूशन था, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। और दोस्तों एक बात कहनी कि मेरे से गलतियाँ हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे, मेहनत पसंद आई, तो दोस्त एक अच्छा सा कमेंट आप कर सकते हैं ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सोल्व करता रहूं। तो बेगला 138 जून 2024 का पेपर देखा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे। पेपर अच्छा ही होगा आपका, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।